ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। बच्चों, आज हम ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले के जो लेक्चर हैं उसमें हमने आप लोग को कहाँ तक पढ़ा दिया है, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा उसका वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, वेलोसिटी कितनी होगी एग्जैक्ट, और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। और मैंने यहाँ पर यह भी शो कराया है कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट के होगा। किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। आज क्या पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोर पढ़ेंगे, कितना वो जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसकी एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी और कितनी होगी एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, और ग्राफ इसके लिए सीखेंगे और फिर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या रहेगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द पार्टिकल एक्सक्यूटिंग एसएचएम, या एनर्जी इन एसएचएम शॉर्ट में लिख देते हैं, एनर्जी इन एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कितनी होगी वो हम लोग चेक करेंगे। तो मैंने आप लोग को इसका जो प्योर डायनेमिकल डेफिनेशन है वो हमने समझाया है ना। प्योर डायनेमिकल डेफिनेशन मतलब हो कि सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें, है ना। क्या इन्वॉल्व होगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये है आपका डायमीटर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना। यह है आपका ओरिजिन ओ, ठीक है। जब कोई बॉडी या पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो उसका जो प्रोजेक्शन खींचेंगे वाई पे या एक्स पे, उसका प्रोजेक्शन का जो फुट है वो फुट क्या करता है, ओ के टू एंड फ्रो ऐसे मोशन करता है, या तो ऐसे मूव करेगा, क्लियर। तो उसी का मोशन कैसा होता है, एसएचएम होता है। तो हमें उसी पार्टिकल एन की, मान लो कि अभी ये मान लेते हैं कि यहाँ जो है पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा है ना। मान लो कोई बॉडी यहाँ टी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट टी पर ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कहाँ पहुँचा है, यहाँ पी पर, ठीक है। और ये इसका रेडियस है और ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, मतलब कितना, ओमेगा टी। और यहाँ से अगर हम एक प्रोजेक्शन लेते हैं तो पार्टिकल जो है प्रोजेक्शन फुट यहाँ पे आता है एन, ये 90 डिग्री, ये वाई होता है डिस्प्लेसमेंट, हमने मान लिया, क्लियर। अगर यही हम प्रोजेक्शन कहाँ पे लेते हैं, एक्स पे लेते हैं, तो इसको हमने एम कहा था और इसे हमने कैलकुलेट किया था एक्स। तो चाहे हम ये प्रोजेक्शन ले लें चाहे इसको देख लें, ठीक है। ये बॉडी अगर मूव करेगी तो ये जो प्रोजेक्शन का फुट है वो ऐसे से मूव करेगा। तो इसी के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। पोटेंशियल क्यों होगी, क्योंकि जब यहाँ पर पहुँचेगा मैक्सिमम पॉइंट पर, कहाँ पे, या तो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, जब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, और जब यहाँ पहुँचेगा, तो इस जगह जब पहुँचेगा मैक्सिमम, तो ये जो हमारा फुट है वो भी मैक्सिमम रहेगा, है ना। अगर जैसे मान लो यहाँ पे बॉडी है, ये जो मूव कर रही, सर्कुलर मोशन कर रही है, वो जब यहाँ पर होगी तो उसके प्रोजेक्शन का फुट भी यही होगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर प्रोजेक्शन लेते हैं वाई पे तो उसका प्रोजेक्शन तब यहाँ मिलेगा मैक्सिमम। इसके बाद जैसे ही ये बॉडी आगे मूव करेगी तो ये प्रोजेक्शन की जो फुट है वो किधर आएगा, ये ओ की तरफ चलेगा, है ना। अगर यहाँ से जब ये आगे बढ़ेगा तो ये प्रोजेक्शन, ये जो एम है वो इधर मूव कर रहा है, जो एम है वो इस डायरेक्शन चल रहा है, इधर जा रहा है। तो इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि इससे कोई खींच रहा है, मतलब ये जो मूव कर रहा है पॉइंट एन या एम कह लीजिए, ये अंडर रेस्टोरिंग फोर्स में मूव कर रहा है, क्लियर। तो रेस्टोरिंग फोर्स अगर है, रिस्टोर कर रहा है,
खींच रहा है, मतलब इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है? तो जब पॉइंट यहाँ पे रहेगा, इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से लेकर के जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, या ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम। क्लियर है? अब ये मैक्सिमम होगा कितना? इसके रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियस कितना है a, तो ये भी रेडियस a होगा, ये भी a होगा। इसका मतलब जब यहाँ पर रहेगा तो यहाँ से वापस होना स्टार्ट कर देगा, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी यहाँ पे, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ओ पर क्या होगा? यहाँ इस जगह पे, इस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। क्लियर? कहाँ पे? ओ पे। और जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम बात कर रहे हैं ए यहाँ पे रेडियस है, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल का इस साइड या इस साइड या इस साइड या इस साइड, और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ा है ना? बोलो। जब ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर जो टाइम लगा उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ जाएगा तो इसको t/4 कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक आएगा t/2 कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएगा 3t/4 कहेंगे, है ना? फिर एक रिवॉल्यूशन। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी? ओ पे। ओ पे मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना चाहे तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट ओ। ओ पे क्या है? मैक्सिमम होगी, और ये निकालेंगे k = ½ mv² से। बोलो सही है? क्लियर है? और हमने v = क्या पढ़ाया है? काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इस प्रोजेक्शन की बात करते हैं n की, अगर ये n वाला हमारा ऑसिलेट कर रहा है सिस्टम, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या पढ़ाया है? जरा बताइए हमको। वेलोसिटी फार्मूला, हाँ, इसका इक्वेशन आपने लिखा है a ओमेगा cos ओमेगा t, है ना? अगर ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें, कहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा, cos ओमेगा t की वैल्यू हमने ये भी निकाला है, √1 - sin² ओमेगा t, उसकी वैल्यू हमने रखा y/a, है ना? क्या रखा? तो √a² - y² a से a कट जाएगा, ओमेगा √a² - y² आ रहा है ना? ओमेगा √a² - y² तो a से a तो यहाँ पे क्या होगा? कैंसिल आउट कर देगा ये, है ना? तो फाइनली v की वेलोसिटी जो होगी वो ये मिलेगी, v की वैल्यू। बोलो क्लियर है? अब ये वैल्यू हम उठा करके यहाँ पर अगर रख देते हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये किसी इंस्टेंट की बात हो रही है, ये ओ की बात नहीं कर रहा हूँ, ओ पे तो मैक्सिमम रहेगा, है ना? ये है एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट टी पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना? तो k = आ जाएगा 1/2 m ओमेगा² ब्रैकेट में a² - y²। ठीक है? ये है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, इक्वेशन नंबर 2। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फटाफट फिगर बना करके। तो ये आपने नोट कर लिया, ठीक है? तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है एट एनी इंस्टेंट पर। अब हमें कैलकुलेट करना है इस इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसमें? वो होगी रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा, जो क्या होगा? वर्क डन। जैसे रेस्टोरिंग फोर्स किधर होगा? इधर होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? इस साइड में है, तो इसके अपोजिट जो वर्क होगा वही वर्क क्या होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि इसे खींचने का प्रयास करेगा हमेशा रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है? कि किसी भी पार्टिकल को अपने मीन पोजीशन की तरफ खींचना। जैसे पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, इसको खींच के छोड़ दीजिए ऐसे, तो ये जाएगा और फिर यहाँ रुकेगा, फिर वापस आएगा। तो वापस क्यों आ रहा है?
कोई खींच रहा है इसे ना, रीस्टोर कर, इधर फिर जाएगा फिर वापस आएगा, मतलब इस पर एक रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा काम कर रहा है ना, जो इसको बार बार खींच के उसकी कहाँ मिला रहा है, जहाँ पे वो स्टार्टिंग में था, रुका हुआ था, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मेन पोजीशन पे। क्लियर है? तो उसमें हमने आपको एक फार्मूला डिराइव कराया था वर्क एनर्जी पावर में, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ भी पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ के है फोर्स कांस्टेंट, तो पैराग्राफ चेंज कर लिखिए इसी में, है ना, पैराग्राफ चेंज करके पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, ये हम यूज करेंगे। तो यहां पे जो x है वो हम लेंगे कितना, y लेंगे, क्योंकि हमने कौन सा एनर्जी निकाला है, y डायरेक्शन पे, है ना, x इक्वल टू y। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/2 के वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, इसके बाद वाला जो रहेगा। अब आपने y इक्वल टू क्या पढ़ा है, a साइन ओमेगा t, बोलो पढ़ा है कि नहीं? ये वैल्यू यहां रख सकते हैं आप पे, बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, तो u कितना हमारा हो जाएगा 1/2 के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमारा एनर्जी का इंस्टेंटेनियस फार्मूला बन गया, लेकिन थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि इसमें फोर्स के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, और ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे, हमने आपको पढ़ाया है बिकॉज ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, बोलो पढ़ा है। स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। तो यहां से k कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर। सो बाई इक्वेशन 4 पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, बोलो हो जाएगा। हाँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर हम चाहें तो यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं, यहां से y/a लिख सकते हैं ना, बोलो क्या लिख सकते हैं? हाँ, मैं यहां लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी इक्वल टू y/a। तो u इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर है, अपॉन इसको जब स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बाई a स्क्वायर कैंसिल। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये एट एनी स्टैंड पर पोटेंशियल एनर्जी ये बन जाती है ना, इसको नोट कर लीजिए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है बेटा किस इंस्टेंट पे, U इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट हम x मानते वहां तो x हो जाता है ना, न्यूमेरिकल्स में ऐसे भी मिलता है। अब टोटल एनर्जी निकाल लिया जाए, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल हो गया। अब क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी। हो गया, तो पैराग्राफ चेंज कर आप लोग लिखेंगे टोटल एनर्जी
तो क्या करेंगे, इसे इरेज कर दें। इसके पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाँ ब्रैकेट में था ना, हाँ तो लिखिए टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होगी। और एनर्जी यहाँ पे कंजर्व होगी यहाँ पे, है ना। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस ये कर देंगे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या आएगा एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ ए क्या है, एम्पलीट्यूड है या रेडियस, ए कह लीजिए क्या, एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एम मास। तो ये टोटल एनर्जी आएगी जो पार्टिकल एक्सिक्यूट कर रहा है किसी इंस्टेंट पे। अब जरा हम मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक चेक कर लेते हैं इसी फार्मूला से, है ना। और चेक करके तब ये कह सकते हैं एनर्जी यहाँ पे क्या है, कंजर्व है। ये टोटल एनर्जी याद रखना 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है किसी इंस्टेंट की, ठीक है ना। ठीक है ना। अब जरा मैक्सिमम काइनेटिक चेक कर लेते हैं और मैक्सिमम पोटेंशियल चेक कर लेते हैं, है ना। तो इसको मैं चेंज करता हूं। नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये कितनी होगी, कहाँ पे होगी, ओ पे। तो एट पॉइंट ओ वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट, सब क्या रहेगा, 0। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई के प्लेस क्या रखेंगे, 0। तो फाइनली के कितना आएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हो क्या बात है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ये, कहाँ पे, ओ पे। और यही हमारी टोटल एनर्जी तो भी आई है, इसका मतलब एनर्जी क्या है, कंजर्व है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, कहाँ पे, हाँ एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज यू कैन से y इक्वल टू a बराबर x, डिस्प्लेसमेंट क्या हो, रेडियस के बराबर हो। तो u कितना हमारा हो जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, वाई स्क्वायर होता है तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये भी वही है, ये भी वही है, ये मैक्स है। इसका मतलब एनर्जी क्या है, एनर्जी इज कंजर्व। तो यहाँ पे ग्राफ भी बहुत बढ़िया प्यारा सा बनेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो एनर्जी यहाँ पे कंजर्व है और एक मस्त ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, बढ़िया सा प्यारा सा ग्राफ बनेगा, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को अलग शो करेंगे और पोटेंशियल को अलग शो करेंगे, ठीक है, ठीक है, सब सही है ना। नोट कर लो बेटा।
एग्ज़ाम में आपसे पूछा सकता है ये सब, एनर्जी कितनी होगी, स्टोर होगी कैसे, प्रूफ करिए, कंजर्व कैसे है, तो यही सब आपको दिखाना है। इसके लिए ग्राफ दिखाइए। तो ग्राफ चलते हैं, ठीक है, चलिए ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ये हमने लिया कौन सा, वाई डायरेक्शन, और ये लिया हमने एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये है ओरिजिन ओ, हमने लिया यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, एक्स ले लिया या वाई ले लिया, हम एक्स ले लेते हैं, प्लस में है, मैक्सिमम है, और इधर हमने लिया माइनस एक्स है, मैक्सिमम है, ठीक है। इधर हमने दिखाया एनर्जी, क्या दिखाया, एनर्जी। जरा ये बताओ, जब ऐसे मूव करेगा एक्स पे ऐसे ऐसे, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, है ना, ओ पे मैक्सिमम होगी। तो उस चीज को मैं यहां दिखा रहा हूं, ओ पे मैक्सिमम होगी, मतलब एनर्जी काइनेटिक यहां पे होगी के, क्लियर है ना। और यहां पे काइनेटिक वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, घट के जीरो हो जाएगी, ऐसे, क्लियर। इस साइड में क्या हो जाएगी, अपोजिट में भी घट के जीरो। अच्छा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम इसके ठीक सामने हम चलेंगे, यहां पे, मतलब ग्राफ अगर खींचेंगे तो ऐसे यहां पे ग्राफ कुछ मिलेगा, ऐसा ग्राफ, यहां पे क्या होगी, पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, यहां पे मैक्सिमम, यहां पे मैक्सिमम। तो फाइनली अगर हम इसको जब मैच कराते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, तो यहां से ग्राफ ये कुछ ऐसा जाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक। ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वो कंजर्वेशन एनर्जी है, मतलब यहां दिखाता है टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका ये ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। तो ये ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है, ये ग्राफ, हो गया बेटा, रेस्ट करें इसको। तो ये था एनर्जी स्टोर के बारे में। अब हम बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। जैसे कोई लूजली स्प्रिंग है, उससे हम कोई ब्लॉक लगा दें, मान लो स्प्रिंग ऐसे ऐसे है, उससे छोटा सा ब्लॉक लगा खींच के छोड़ दें, ऐसे सुम सुम ऐसे ऐसे मूव करेगा, काफ़ी देर तक वो मूव करता रहेगा ऐसे ऐसे, मतलब क्या कर रहा है, ये अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, तो क्या कहोगे इसे, एसएचएम। तो ये एसएचएम कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है ना। तो इसमें लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, टाइम पीरियड फॉर अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, ये हेडिंग आपकी रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी। मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग रिजिड सपोर्ट है, और से रिजिड सपोर्ट से हमने एक लूजली स्प्रिंग, जिसका जो है स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है, इससे हमने क्या किया, एक m मास का एक ब्लॉक
m मास का ब्लॉक लटका दिया है। अभी ये कुछ नहीं कर रहा है, ये अभी अपने कहाँ पे है, ये अपनी मेन पोजीशन ओ पे है। कहाँ पे है ये? मेन पोजीशन ओ पे है, मतलब इसे आप इक्विलिब्रियम कह सकते हो, इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन, ठीक है ना। अब आप अगर इसे थोड़ा सा खींचे नीचे तरफ या तो पीछे थोड़ा सा दबा दीजिए, तब भी जूम करेगा ये, है ना। चलिए दिखाते हैं इसको फिर से भी। दूसरा डायग्राम देखिए जरा सा। इसमें ये हमने वही स्प्रिंग लिया है, अब क्या कर रहा है ये ब्लॉक थोड़ा सा खींच गया हुआ है, मतलब ये अपने मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, कितना, x। तो क्या कर रहा है ये, अप एंड डाउन मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। स्प्रिंग कांस्टेंट वही k है, फोर्स कांस्टेंट k है। जो इसको खींच रहा है वो कौन सा फोर्स होगा इसमें, और रेस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है ना। तो जब रेस्टोरिंग फोर्स होगा तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो F इक्वल टू क्या होता है, -kx होता है, बोलो। और F इक्वल टू हमने पढ़ाया है मास इनटू एक्सलरेशन। अगर मास m मान रखे हो तो दोनों बराबर कर दोगे तो ma कितना हो जाएगा हमारा, -kx। तो यहाँ से अगर हम ये बात करें, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, m को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से m को डिवाइड कर दें तो क्या होगा हमारा, -k/m इंटू x। एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, बोलो है कि नहीं है। तो इसका मोशन कैसा है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये SHM कर रहा है। जब ये SHM शो कर रहा है तो जो इसमें ये k/m है ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज ओमेगा स्क्वायर कितना हमारा है यहाँ पे, k/m। बोलो क्लियर है, ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो ओमेगा कितना आएगा, √k/m। ओमेगा का वैल्यू 2π/T, तो √k/m। इसका जब रेसिप्रोकल ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2π मास अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। क्लियर, ये टाइम पीरियड है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, नोट कर लो। T = 2π/m/k। k है स्प्रिंग कांस्टेंट, के नोट कर लेना, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसी को फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है बेटा। 2π/m/k। हो गया। अब यहाँ हम लोग कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कंडीशन। कंडीशन हमारा ये रहेगा बेटा कि अगर दो स्प्रिंग को हम कॉम्बिनेशन कर दें तो क्या होगा, दो स्प्रिंग का क्या कर दें, कॉम्बिनेशन कर दें।
एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दें, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा आगे। केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, व्हेन टू springs of spring constant K1 and K2 are connected in series combination with a block of mass m। क्लियर। कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लो ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, एक स्प्रिंग ये है, दूसरा स्प्रिंग हमारा यहाँ पे है और यहाँ से एक ब्लॉक हमने लटका दिया m मास का, है ना। ये कनेक्ट किया गया है। स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। इस कंडीशन में क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स दोनों में क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर इसको खींचेंगे इधर तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर रहेंगे, है ना। बोलो क्लियर है। तो इसमें हम क्या करेंं, पहले इन दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये F कितना होगा हमारा, जितना डिस्प्लेसमेंट ये होगा, अगर इसको हम खींचेंगे यहाँ तक, मान लो हमने इसको खींचा, ठीक है, कहाँ तक हमने इस ब्लॉक को मान लो यहाँ तक खींचा, ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट। तो ये स्प्रिंग का भी डिस्प्लेसमेंट कितना माना जाएगा, सबका x ही मानेंगे, है कि नहीं। तो F1 इक्वल टू, इसमें रेस्टोरिंग फोर्स F1 मानते हैं, तो F1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस K1x एंड F2 कितना होगा, माइनस K2x। क्लियर। दोनों रेस्टोरिंग फोर्स, अगर हम इन दोनों के प्लेस पे एक ऐसा स्प्रिंग लगा दें जो इन दोनों के इक्विवेलेंट हो, तो नेट रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा यहाँ पे, बोलो। एक मिनट, अगर मैं इसे, भाई ये कुछ ज़्यादा हो सकता है स्ट्रेच हो, ये कुछ कम स्ट्रेच हो, ये भी तो हो सकता है, लेकिन ये ब्लॉक अगर हम जितना खींचेंगे वो इतना ही खींचेगा, है कि नहीं। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा वो कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो नेट हमारा होगा वो कुछ इस तरह होगा। हम ये मान लेंगे यहाँ पे कि जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा इस पर, वो क्या होगा, एक ही है। भाई हमने x खींचा तो वो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के है, लेकिन इनका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1 x2 है। तो हम इसको x1 x2 कह सकते हैं, x1 और x2 कह सकते हैं, मान लेते हैं। क्योंकि अगर हम एक ही मानेंगे तो कैसे मानेंगे एक ही, भाई ये तो हम खींच रहे हैं, यहाँ पे x है ये, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा स्ट्रेच होगा, हो सकता है ये कम कुछ हो, या ये ज़्यादा स्ट्रेच हो ये कम स्ट्रेच हो, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम निकालें x1, क्या निकालें, x1, तो x1 कितना आ जाएगा हमारा, कहोगे माइनस F/K1, और x2 कितना होगा, माइनस F/K2। दोनों मिलाकर नेट डिस्प्लेसमेंट हमने कितना मान लिया, x। नेट डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू x1 प्लस x2। अब जो ये x होगा ना, वो इन दोनों के प्लेस पे जो एक स्प्रिंग लगाएंगे वो अकेले काम करेगा, ठीक है ना, अकेले काम करेगा। तो x के प्लेस पर रखेंगे माइनस F/K इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट हम क्या मान लेंगे, k। तो इस x प्लेस रखेंगे माइनस F/K, यहाँ माइनस F/K1 और माइनस F/K2, f से काट देंगे, कट जाएगा f, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट आएगा k, वो कितना आएगा हमारा, वो हमारा आ जाएगा K1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। पहले इसका यूज करके हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर वही फार्मूला t इक्वल टू 2 पाई √m/K,
इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लिख देंगे, ठीक है ना, ये यूज कर लेंगे, नोट कर लीजिए। सीरीज में अगर है तो ऐसा ही करेंगे, ठीक है। कि जब खींचेंगे ना तो जो हम डिस्प्लेसमेंट देंगे उससे इन दोनों में बराबर बराबर रेस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन दोनों का जो अलग अलग स्ट्रेस होगा वो x1 x2 होगा इनके स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 के रेस्पेक्ट में। फिर इसके प्लेस पे हम कोई दूसरा स्प्रिंग लगाएंगे जो इन दोनों के इक्विवेलेंट हो, है ना, उनके बराबर हो, तो वो x कितना होगा उसी फार्मूले से -f/k हो जाएगा, इक्विवेलेंट होगा वो, और हम इसको सॉल्व करके ये निकाल लेंगे। फार्मूला फिर लास्ट में वही यूज करेंगे जो पहले हमने पढ़ाया है ना, 2π√m/k इक्विवेलेंट। हो गया। चलिए इसको हम क्या करें, हटा दें। अब केस सेकंड डाल दीजिए इसी में, केस सेकंड, व्हेन टू स्प्रिंग्स आर connected in parallel, PARALLEL, है ना, पैरेलल with a block of mass m। जैसे मान लो कि एक रिजिड सपोर्ट है, एक स्प्रिंग यहां से ऐसे हमने लाया और एक दूसरी स्प्रिंग हमने लिया यहां से, दोनों को हमने एक m मास के ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया है लाइक दिस, ठीक है। अब जब इसको खींचेंगे नीचे की तरफ तो इसका और इसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स दोनों का अलग अलग रहेगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 मान लेते हैं, इसका k2, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा k इक्विवेलेंट वो कितना होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे k1 प्लस k2। क्लियर। तो टाइम पीरियड निकालते हैं कैसे, t = 2π√m/k इक्विवेलेंट, यानी t = 2π√m/k1 प्लस k2, ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर। 2π√m/k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट कितना होगा, k1 प्लस k2 पैरेलल के लिए। या स्प्रिंग कुछ ऐसा ही बंधा हो, देखो कुछ ऐसा, यहां ब्लॉक लगा दिया गया, फिर यहां से जो है एक स्प्रिंग लगा दिया गया ऐसे, k1 k2। इसके लिए भी हम फार्मूला यही यूज करेंगे, ठीक है ना।
ऐसा फिगर दिखे या ऐसा फिगर दिखे, फार्मूला यही यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। ठीक है बेटा, इरेज कर दे अब इसको। चलिए एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा इसमें, सिंपल पेंडुलम, है ना। डाल दो हेडिंग सिंपल पेंडुलम। इसका भी क्या करेंगे हम लोग, टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड। तो सिंपल पेंडुलम आप लोग ने देखा होगा, कैसा होता है पेंडुलम, देखा है ना। मैं थोड़ा डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, लोहे का है, और ये हमने इसको दर्शा दिया है रिजिड के लिए ऐसे। और यहां से मैंने क्या किया है, एक पतला सा स्ट्रिंग ले लिया है, डोरी पतली सी स्ट्रिंग, ठीक है ना। और यहां मैंने एक छोटू सा जो है ब्लॉक, मतलब बॉब जिसको हम लोग कहते हैं, ये बॉब जो है ऐसे लटका दिया है। बोलो लटका दिया ना। ये बॉब कहां से लटका हुआ है, सेंटर से बंधा हुआ है, ठीक है ना। बॉब का मास कितना है, m है। कितना मास है, m मास का बॉब है, ठीक है। इस स्ट्रिंग की जो इफेक्टिव लेंथ है बेटा, कौन सी लेंथ, हाँ इफेक्टिव लेंथ, मतलब यहां से ये इफेक्ट सेंटर तक का लेंथ, ठीक है, ये है इफेक्टिव लेंथ। ये इफेक्टिव लेंथ हमने मान लिया L है। कितनी है, L है। कहां से, यहां से लेकर सेंटर तक का ये इफेक्टिव लेंथ कितनी है, L है। तो जब इसको थोड़ा सा हम ऐसे स्लाइडली थोड़ा खिसका करके छोड़ दें, है ना, कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, बिल्कुल बहुत कम हो एयर, तो ये क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा ऐसे ऐसे, है ना, थोड़ा सा मूव करा करके, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो चलो हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके दिखाते हैं। तो ये हमने इसको यहां से देखो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया इतना, हाँ जूम करके दिखाना, ठीक है, बल्कि है बहुत छोटा ही है एक्चुअल में, ठीक है, हाँ। ये बॉब हमारा अब कहाँ पहुंच गया है, यहां पहुंच चुका है। ठीक है, बॉब यहां पहुंच चुका है, वही बॉब है। इसने जो है यहां से डिस्प्लेसमेंट कहा, अभी कहां पे था, ये ओ पे था, अब ये धीरे धीरे कहां पहुंच गया है, यहां पहुंच गया है कि नहीं। वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया हमने, तो यहां से थोड़ा सा एंगल ये बना लिया, इतना एंगल। इस एंगल को हम लोग नाम दे रहे हैं थीटा, वेरी स्मॉल एंगल थीटा, ठीक है। जब ये खींचेगा थोड़ा सा, तो जब इस साइड जाएगा ना, पॉइंट कहां पहुंचा है, मान लो इसको हमने कह दिया पॉइंट ए है, क्या है, ए पे है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, हमने लेट किया x, है ना। तो इससे क्या हुआ, इस स्ट्रिंग में थोड़ा सा तनाव आ जाएगा, खिंचाव आ जाएगा, टेंशन, तो एक टेंशन इसमें क्रिएट होगा इधर,
फिर ये इधर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, है ना। तो जब इस पॉइंट पे होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब होगा इसका, तो एक टेंशन खींचा रहेगा, है ना। और टेंशन से होगा क्या, एक रेस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होगा जो इसको इधर रेस्टोर करेगा, है ना, जो इसको इधर इस साइड में ऐसे खींचे रखेगा, रेस्टोरिंग फोर्स। तो वो रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है ना। तो क्या करेंगे, पहले इसका मास m है, तो हम यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये वर्टिकल लाइन है। अगर ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा। क्या मैं इस mg को दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, इसके टेंशन को, इधर टेंशन है तो इसका जो मास है, वो मास का जो mg होगा वो किधर रहेगा, नीचे तरफ वेट रहेगा ना, श्योर हो। हाँ, तो इसका जो वेट होगा वो mg नीचे की तरफ रहेगा, क्लियर। और इसको थोड़ा आगे हम एक्सटेंड अगर करते हैं ये वाला, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो mg को दो पार्ट में तोड़ेंगे हम, कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक इधर जाएगा mg cos थीटा, और एक होगा इस डायरेक्शन में mg cos sin थीटा। तो ये हमारा जो बनेगा, ये बनेगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। बोलो क्लियर है। यही जो फोर्स है इसको खींचने का देखो प्रयास कर रहा है, किधर, ओ की तरफ। तो यही हमारा क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। और mg cos थीटा इसके जस्ट अपोजिट रहेगा, इसको बैलेंस कर देगा। मतलब यहाँ t इक्वल टू क्या होगा, mg cos थीटा फॉर बैलेंसिंग के लिए, फॉर बैलेंस, है ना, ये बैलेंस करेगा। एंड mg sin थीटा mg sin थीटा acts as a रेस्टोरिंग फोर्स। कैसा एक्ट करेगा, रेस्टोरिंग फोर्स की तरह बेटा एक्ट करेगा, है ना। तो यहां हम कह सकते हैं F इक्वल टू mg sin थीटा। अच्छा, ये रेस्टोरिंग फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो ये हमेशा निगेटिव में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, क्लियर है ना। तो रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लिखेंगे, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा क्या यहाँ पे बहुत स्मॉल है, सो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या ले लेंगे, थीटा। तो F इक्वल टू माइनस mg थीटा। बोलो क्लियर है, सही है। एक क्वेश्चन नंबर बना देंगे इसको फर्स्ट। तो पहला काम करिए, डायग्राम बनाइए बेटा, और यहां तक नोट कर लीजिए। तो ये हमने रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू निकाल ली। अब हमें कैलकुलेट करना है थीटा। तो जरा ध्यान दो, अगर आप इसे सेंटर मान लो, इस पॉइंट को क्या मान लो, सेंटर, और इसे क्या मान लो, आर्क। ये L है, ये भी L है। भाई स्ट्रिंग की डोरी कभी जो लेंथ है वो कभी चेंज तो होगी नहीं। भाई ये L है, ये भी क्या है, L है। ये है आर्क, ये स्मॉल एंगल थीटा है, तो ये सेंटर तरह भी हेल्प करेगा। तो ये आर्क यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो एंगल इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो इसको हम बोल देते हैं OP, है ना। तो इन ट्रायंगल OPA कह लो, OPA। थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, x बाई L। बोलो होगा। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, अब हम यहां से ये वैल्यू पुट करेंगे, F इज इक्वल टू माइनस mg x बाई L। ठीक है, हाँ ठीक ही तो है। अब हम इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसे कर देते हैं इरेज। बोलो सही रहेगा, ये इरेज कर देते हैं इसको। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, F इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू
बराबर कर देंगे ना, बोलो। बराबर कर देते हैं इसको, बिकॉज F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। थर्ड नंबर, सेकेंड एंड थर्ड ये बराबर करेंगे, ma इज इक्वल टू माइनस m g बाई एल इंटू एक्स, m से m कैंसिल, तो a कितना आ जाएगा, माइनस g बाई एल इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर 4। इसको मैं इरेज करता हूं इस साइड। ठीक है, तो ये आएगा माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। बोलो क्लियर है। तो ये हमारा देखो एक्सलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ये जी कांस्टेंट एल कांस्टेंट, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इट इंप्लाइज दैट एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हेंस कह सकते हैं क्या, बॉब इज इन SHM। किस में है बॉब, SHM में है। तो ये जो हमारा ओमेगा बाई जी एल है ना, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, जी बाई एल। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर जी बाई एल, और ये 2 पाई बाई टी होता है, तो अंडर जी बाई एल लिख देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, टाइम पीरियड कितना जाएगा, 2 पाई अंडर एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर एल बाई जी। ये है सिंपल पेंडुलम के लिए बॉब का टाइम पीरियड कैलकुलेट का करने का फार्मूला, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर एल अपॉन जी। एल क्या है इसमें, इफेक्टिव लेंथ है, क्या है, हाँ एल लिख सकते हो आप लोग, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, जी क्या है इसमें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फार्मूला याद रहेगा सिंपल पेंडुलम के लिए, 2 पाई अंडर एल बाई जी। टी लिखना टाइम पीरियड, टाइम टेंशन में समझना, ठीक है ना, टाइम पीरियड है बेटा ये। स्ट्रिंग में वो टेंशन अलग था, ये टाइम पीरियड है कैपिटल टी बॉब के लिए। तो मेनली न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं, ठीक है ना, सवाल इसी पे बनेंगे। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर एल बाई जी होता है। ठीक है, तो यही था ऑसिलेशन। कुछ डिफरेंट टाइप के ऑसिलेशन आपको पढ़ना है, तो हेडिंग डाल दीजिए, लास्ट हेडिंग है सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है ना, इसके बारे में आप बुक से खुद से पढ़ सकती हो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। हाँ, ये आप खुद से रीड कर लेना। जैसे है क्या कि मेंटेन्ड, MANIN है ना, सही है ना, TAIN फिर रहेगा, हाँ मेंटेन्ड, सही है ना, मेंटेन का, मेंटेन्ड और अनडैम्प्ड, डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है, दूसरा है डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। थर्ड है फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये 3 कैटेगरी के आपके ऑसिलेशन आपको पढ़ना बेटा। इस तीनों इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे आप। इसमें क्या होता है मालूम है, इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, मतलब
टाइम के साथ वो एम्पलीट्यूड घटे ना। जैसे मान लो कि हमने किसी चीज़ को थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, वो कंटिन्यू उसी डिस्प्लेसमेंट से क्या कर रहा है, इसे ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे को हम बोलते हैं मेंटेन्ड या अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करे टाइम के साथ, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ क्या करे, वो डिक्रीज करे, उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और जब कोई बॉडी किसी एक्सटर्नल फोर्स से ऑसिलेट कर रही हो, ऑसिलेट्स बाय एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जब कोई बॉडी लगातार फोर्स उस पर लग रहा है, लगातार, जैसे कि मान लो कि जब कोई आर्म सैनिक होते हैं, जो होते हैं आर्मी वाले, वो जब अपना मार्च पास्ट करते हैं बेटा, तो लगातार ऐसे लेफ्ट राइट करते हैं, तो लगातार क्या करते हैं, हिट करते रहते हैं। तो लगातार क्या कर रहे हैं, अपने पाँव से क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो उससे अगर कोई बॉडी ऑसिलेट करेगी तो कहेंगे ये फोर्स ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे लगातार आप घंटा बजाते रहिए, है ना, वो क्या है, फोर्स ऑसिलेशन हो रहा है, उसके जो पार्टिकल अगर ऑसिलेट करते हैं तो, ठीक, मतलब फोर्स लगता रहे लगातार और बॉडी ऑसिलेट करती रहे, ठीक। और इसकी एक कंडीशन बनती है कि जैसे कोई बॉडी अगर नॉर्मली वाइब्रेट कर रही है बिना फोर्स लगाए, तो उसका नेचुरल ऑसिलेशन होता है और वो एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करती है। लेकिन जब आप फोर्स अप्लाई करके अपनी फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कराएंगे, तो एक ऐसा कंडीशन बनता है कि उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी और आपकी जो फोर्स अप्लाई करने की जो फ्रिक्वेंसी होगी, दोनों अगर मैच कर जाती है, तो वो बहुत हाई एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है। हाई एम्पलीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करता है, बहुत ज़्यादा। वो जैसे कि भी कोई एरोप्लेन गुजरे आपके बिल्डिंग से, तो उससे कांच में दरारें पड़ जाती हैं, देखा है आपने। जो विंडो की ग्लास विंडो होती हैं, जब कोई एयरक्राफ्ट गुजरता है, नहीं देखा आपने, जब कोई फाइटर प्लेन, जेट प्लेन गुजरता है ना किसी बिल्डिंग के पास से, बड़ी बड़ी मुंबई और, हाँ, तो कांच में दरारें पड़ जाती हैं उसमें। ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि वो जो वाइब्रेट करती है विंडो भी, अपने पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। और जब वहाँ से उसकी साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड जब निकलता है, सुपरसोनिक साउंड, उससे क्या होगा, उसमें फोर्स अप्लाई होगा और तेजी से वो वाइब्रेट करेंगे। और जब एक कंडीशन बनेगी, उसकी फ्रिक्वेंसी नेचुरल और उसकी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो फ्रिक्वेंसी अगर मैच कर जाए, तो वहाँ पे होता है रेजोनेंस। क्या होता है? तो रेजोनेंस कारण जो है ये सब होता है। इसीलिए मार्च पास्ट नहीं करने दिया जाता किसको, सैनिकों को। कहाँ पे? ब्रिज पे, नहीं तो ब्रिज टूट जाएगा, यही वजह है। क्लियर? तो इनका जरा ग्राफ देख लेते हैं। इनका ग्राफ, किसका ग्राफ? मेंटेन्ड का। तो जैसे इधर हमने क्या लिया, टाइम लिया, इधर क्या लिया, एम्पलीट्यूड लिया। क्या लिया? एम्पलीट्यूड। तो यहाँ ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम इधर है, तो ग्राफ इसका यहाँ से मैक्सिमम जाएगा, फिर यहाँ से, फिर ऐसे ग्राफ। ठीक है ना, ये ग्राफ जाएगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड प्लस ए है, यहाँ माइनस एम्पलीट्यूड है। ये कांस्टेंट है बेटा। क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से जब ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है ना, ये ग्राफ बन जाएगा। इसको पढ़ना, जाके घर पे रीड करना, ठीक है। अच्छा, दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा टाइम है और इधर हमने लिया है एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। तो यहाँ ग्राफ पहले ऐसे तो रहेगा, सीधा यहाँ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम। फिर ग्राफ धीरे धीरे ऐसे घटता हुआ चला जाएगा, ऐसे एम्पलीट्यूड घटेगा, धीरे से एकदम कम हो जाएगा।
तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, ठीक है, यहाँ एम्पलीट्यूड घट रहा है। तो यहाँ ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। तो यहाँ एम्पलीट्यूड लिया हमने, ये क्या है, एम्पलीट्यूड घट रहा है। जब एम्पलीट्यूड लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या कहेंगे इसे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या कहेंगे इसे, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस है। क्लियर है। तो ऐसे डैम्प्ड ऑसिलेशन है, और इसी के साथ जो है टॉपिक है उसके हमारा ये ऑसिलेशन का चैप्टर आपके सिलेबस में जो भी है एनसीईआरटी में वो द एंड होता है। इतना तैयार रखोगे तो इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, हाँ, एक दो न्यूमेरिकल कर लिया जाए ताकि कुछ आइडिया लग जाए कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन is represented by x equal to 10 sin 20t plus 0.5. हाँ, राइट डाउन its amplitude, comma angular frequency, comma frequency, comma time period and initial phase. ठीक है ना। If displacement is in meters, time in second, हाँ, देखो बेटा, ये जो दिया हुआ आपको समझ आ रहा है, इस टाइप का इक्वेशन पढ़ा है ना आपने, x इक्वल टू ए cos ओमेगा टी पढ़ा है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पढ़ा है। हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। तो वहाँ ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड, पढ़ाए थे ना। अगर मैं इसका कंपेयर कर दूं किससे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, इससे कंपेयर कर दूं, ये 5 क्या होता है मालूम है, ये है इसका इनिशियल फेज, मतलब t इक्वल टू 0 पे उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो चुका था पहले से ही, ठीक है ना। फिर किसी इंस्टेंट t पर और टाइम बीता तो डिस्प्लेसमेंट ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे y होना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे x दिया है तो घबराइए नहीं, क्योंकि y के साथ साइन आएगा और x के साथ कॉस आएगा, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ हमें कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट कंपेयर करा दो। तो ऑन कंपेयरिंग क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग कराएंगे। तो ये x है, तो a हमारा क्या यहाँ पे एम्पलीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। क्लियर, एक आंसर हो गया। देखो साइन इक्वल है, टी इक्वल है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 20, ओमेगा कितना हो गया 20 रेडियन पर सेकेंड। बोलो आया कि नहीं आया। यही एंगुलर वेलोसिटी कह लीजिए या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, पूछा है ना इसी में। अब आप इसको निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई
न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, पढ़ा है। तो 2 पाई न्यू कितना हो जाएगा हमारा 20, 2 10 जा कैंसिल, तो हमारा फ्रीक्वेंसी आएगा 10/पाई। इतना क्या आएगा हमारा सेकंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी आएगी। टाइम पीरियड निकालना है तो कैपिटल T इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, बोलो तो 1/10 पाई जाएगा ऊपर, तो T इक्वल टू आ जाएगा π/10 सेकेंड। बोलो टाइम पीरियड भी आ गया ना। और फाई कितना हमारा है 0.5, यानी फेज हमारा जो होगा ये इनिशियल फेज है। क्या है ये, हाँ फेज मतलब एक एंगल होता है, ये पूरा टोटल फेज है, ये इनिशियल फेज है। क्लियर, जो प्लस या माइनस के बाद लिखा होता है। तो यहाँ 0.5 हो जाएगा रेडियन, ठीक है। तो 0.5 रेडियन इनिशियल फेज हो जाएगा इसका। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ था इसमें? तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है बेटा। एक सवाल और देते हैं आपको, खुद से करिएगा इसे, लिखिए। A body oscillates with SHM according to the equation x is equal to, मतलब ये ऐसे कुछ दिया है, देखो हाँ घुमा फिरा के दिया है, x ऑफ t करके दिया है ऐसे, 5 cos 2πt प्लस π/4, ऐसा कुछ दिया है। इसमें जो t है ना सेकंड में है और x मीटर में है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करना है आपको ए नंबर डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0 पर निकालना है आपको, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन बी में दिया है टाइम पीरियड आपको निकालना है, इसमें टाइम पीरियड निकालना है। और सी नंबर दे आपको दिया है इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो जल्दी से जल्दी आप फटाफट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। बताइए जल्दी से कितना आएगा आंसर पहला वाला। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट है लेकिन इंस्टेंट टी इंस्टेंट के लिए है। आपसे क्या पूछा, टी इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो जहां टी है वहां 0 कर दो, खत्म कहानी। यानी x 0 आपसे पूछा है, क्या पूछा है, x 0 कितना होगा, यहां 0 कर दो, ये पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा। 5 cos π/4 बचेगा, π/4 मतलब 45 डिग्री, और cos 45 वैल्यू 1/√2, बोलो होता है, तो 5/√2 मीटर आ जाएगा इनिशियल, हो गया खत्म कहानी, है ना। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा सब, क्लियर। अब आपसे टाइम पीरियड पूछा है ना, तो फिर कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करोगे, x इक्वल टू a cos ओमेगा t
प्लस फाई से। तो ओमेगा कितना होगा बेटा, टी टी बराबर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई। क्लियर, खत्म, बोलो क्लियर। और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी भी पढ़े हो, बोलो पढ़ा है। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता ही है, यहाँ ओमेगा रखो 2 पाई बाई टी, ये कैंसिल, टी इक्वल टू क्या आएगा 1 सेकेंड, टाइम पीरियड लिखवा गया। क्लियर, बोलो क्लियर। फाई कितना होगा, फाई पूछा ही नहीं लेकिन बता दो, पाई बाई 4। फाई क्या है, इनिशियल फेज है। एम्पलीट्यूड कितना होगा इसमें 5 मीटर, ए वही रेडियस, एम्पलीट्यूड कितना होगा 5 मीटर। अभी आपको निकालना है कौन सा, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ना, इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दोगे, हाँ, तो आंसर आपका आ जाएगा। इसको इरेज कर दे। तो यूजिंग डिफरेंशिएटिंग तो x यानी वेलोसिटी कितना होगा, डी डी टी ऑफ x डी डी टी ऑफ ये 5 साइन कितना था 2 पाई टी था ना बेटा, प्लस पाई बाई 4। बोलो 5 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर होगा, ये डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ये चीज़ है नहीं यहाँ पे, है ना। तो भाई अगर यहाँ पे t है, यहाँ पे सिर्फ t होता तो माइनस कॉस टी लिख देते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्या करेंगे बोलो। इसका डिफरेंशिएशन किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में करोगे 0 हो जाएगा, लेकिन तब ये इसमें क्या एक्स्ट्रा है, 2 पाई एक्स्ट्रा है ना, तो 2 पाई से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, हाँ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा। एक्स्ट्रा इसमें सिर्फ 2 पाई है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस 10 पाई कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, ये वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा। तो इनिशियल निकालना है, तो इनिशियल के लिए टी बराबर क्या रखेंगे 0, तो वेलोसिटी कितनी आएगी माइनस 10 पाई, वो 0 हो जाएगा। cos पाई बाई 4 कितना होगा 1 बाई रूट 2, यानी v आएगा माइनस 10 पाई बाई रूट 2, ये मीटर पर सेकेंड आएगा आंसर इसका थर्ड वाले का। समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, वेलोसिटी निकालना, फिर t इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। कितना सिंपल है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो सब सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे आपके सलोड़ा साइड में बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, कंपेयर करा करके घर प्रैक्टिस करना ना, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेब चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वेब। वेब के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वेब है क्या, वेब के टाइप्स कितने हैं, है ना, तो सारे टाइप्स सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशन सीखेंगे और कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पढ़िए तब तक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।